नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। पहली बड़ी खबर, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। दूसरी बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां इस बार एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में होने वाली पवित्र कुंभ मेला आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और संजय गौड़ राज्य मंत्री दोनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। और चौथी बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में मोहन सरकार कई अहम मुद्दों और प्रस्तावों पर मोहर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। देखा जाए तो विपक्षी एकजुटता के लिए ये भी अडानी जैसा ही मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो एक और इम्तिहान जैसा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल तो कांग्रेस की तरफ से ही हुई है, लेकिन अब तक पूरा इंडिया ब्लॉक साथ खड़ा लग रहा था। हालांकि ये ममता बनर्जी के सपोर्ट में लालू यादव का बयान आने से पहले की बात है। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात मानसून सत्र में भी सुनने को मिला था, लेकिन बात आई और गई। और इस बार भी विपक्ष उतना ही गंभीर लग रहा है। असलियत और इरादा तो और भी हो, लेकिन खास बात यह है कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ये प्रस्ताव ऐसे दौर में लाने की कोशिश हो रही है जब इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर जोरदार जंग छिड़ी हुई है। बात काफी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी की दावेदारी को आरजेडी नेता लालू यादव का भी सपोर्ट मिल रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जैसा देखा जा रहा है, जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है और 70 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। मेरी आवाज आ पा रही है आपको मनीष जी? बता दें कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है। 70 सांसदों ने इस पर दस्तखत किए हैं। वहीं आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस का ही टेस्ट है। वहीं आपको बता दें कि खास बात यह है और असलियत यह है कि इरादे जो भी हो, लेकिन खास बात है कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ये प्रस्ताव ऐसे दौर में लाने की कोशिश हो रही है जब इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर जोरदार जंग छिड़ी हुई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया है और 70 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। जी, इसको देख के देखिए ऐसा लगता है कि इसमें जो 70 लोगों ने साइन किया, गांधी जी का साइन नहीं है, किसी भी नेता सदन का नाम साइन नहीं है जो किसी पार्टी से हो। तो क्या विपक्ष ने इस पे क्या रणनीति तैयार करी है, क्या बात करी है? लेकिन देखने वाला विषय ये होगा कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। विपक्ष जो है, संविधान के लिए बहस की डेट दी जा चुकी है और कई मुद्दे हैं जो जनता के हित के हैं, जिनको लेके चुनाव में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मुद्दे नहीं उठाते। यहाँ पे वो जानते हैं। मुझे जयराम रमेश जी का एक बयान भी याद आ रहा है जिसमें जयराम रमेश जी ने कहा हम कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें मालूम है कि ये सदन में पास नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी वो इस तरीके की गतिविधियां करके जनता के हित के मुद्दे नहीं उठाते हैं और अपने परिप्रेक्ष्य में जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं। मुझे लगता है संसदीय प्रणाली का उन्हें अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जनता के मुद्दे उठाना चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए उनकी बातें मानने के लिए या उसका समुचित जवाब देने के लिए।
ये भी देखा जा रहा है कि जब इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर जोरदार जंग छिड़ी हो तो बात आगे करे तो ममता बनर्जी को भी लालू प्रसाद यादव ने सपोर्ट किया है नेतृत्व को लेकर। आप बिल्कुल सही कह रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन है वो पहले भी एक नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें बिखराव अब बढ़ता जा रहा है। अब ममता बनर्जी को इसलिए नेता चुनने की कवायद हो रही है क्योंकि अगला बड़ा इलेक्शन जो है वो अब बंगाल में ड्यू होगा, और मुझे लगता है ममता बनर्जी जो है अब राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ बढ़ना चाहती हैं, केंद्र की राजनीति में आना चाहती हैं, और इस बार उन्हें अपनी बंगाल में उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिख रही, तो हो सकता है वो अपने उत्तराधिकारी को घोषित करके उसको मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाए और खुद अब केंद्रीय राजनीति में आ जाए। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से विपक्ष के नेता ममता बनर्जी के समर्थन में आ रहे हैं और कांग्रेस के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस ऐसा प्रस्ताव ला रही है, जबकि विपक्ष को यह मालूम है चाहे वो कितना भी एकजुट क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना कांग्रेस के वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक रणनीति का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन देश के हित में ये रणनीति बिल्कुल नहीं लगती। जी, जो संसद में मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि मुद्दे उठाने से पहले ही संसद को स्थगित कर दिया जाता है। प्रियंका गांधी जी पहली बार सांसद बनी है, मुझे लगता है ये उनका प्रथम कार्यकाल है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से वो बाहर प्रदर्शन में दिखती हैं, आप देखिए डेमोक्रेसी में बहुत सी जगह है प्रदर्शन की, लेकिन विपक्ष ने जो है ना संसद भवन को ये प्रदर्शन का अखाड़ा बना दिया है। जब संसद का सत्र खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ जाके प्रदर्शन करेंगे, या आपके मन में ये है कि जब आप सड़कों पर प्रदर्शन के लिए निकलेंगे तो आपके पास जनता का समुचित सहयोग नहीं होगा, इसलिए आप संसद भवन के अंदर ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी को ये देखना होगा कि वो अपनी तरफ से क्या सहयोग कर रहे हैं संसद चलाने में। क्या वो विपक्ष के रूप में, एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता के मुद्दे उठाते हैं, या सिर्फ अदानी के मुद्दे उठाएंगे जो कि जनता से कितना सरोकार रखते हैं ये कहीं से भी पता नहीं चलता। और ना ही ये जो अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा है ये भी जनता से क्या सरोकार रखता है। अभी भी ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि संसद के अंदर अडानी का मुद्दा उठ रहा है, साथ ही किरण रिजिजू ने भी पलटवार किया है और राहुल गांधी पर तंज कसा है। किरण रिजिजू जी ने पलटवार किया है, वो तो देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है, लेकिन विपक्ष का भी सरकार के संग उतना ही दायित्व होता है, जबकि मुझे लगता है विपक्ष का दायित्व ज्यादा होता है जनता के मुद्दे सरकार तक उठाने के लिए, क्योंकि वही जनता की आवाज है। जनता ने उन्हें पिछली बार से अच्छा मत दिया, वो अगर अपने मुद्दे नहीं उठाएंगे तो विपक्ष उस पर जब सवाल ही नहीं करेगा तो सरकार जवाब देने को मजबूर नहीं होगी, और फिर ये माना जाएगा कि सरकार जो भी कुछ कर रही है वो जनता के हित में और सही है। तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी इस समय पूरे ढंग से नहीं उठा पा रहा। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वाले के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑटो वालों का अब इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाएगा। वहीं केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता राशि का भी ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि ऑटो वालों की वर्दी के लिए 1 साल में 2 बार 2500 रुपए की मदद की जाएगी। साथ ही ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। बता दें कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आप ने 31 में से 20 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं या फिर नए चेहरों को उतारा है। जिन विधायकों का टिकट बदला गया है उनमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान का नाम भी शामिल है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है और ऑटो वालों के इंश्योरेंस की जो राशि है वो 10 लाख रखी है। आपकी जो आवाज है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बता दें कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली वालों के लिए ऑटो वालों को 10 लाख की इंश्योरेंस दिया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता देने का भी ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि ऑटो वालों की वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए की मदद भी की जाएगी।
साथ ही कोचिंग का खर्चा भी दिल्ली सरकार ही उठाएगी। वहीं आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर भी 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आपने 31 में से 20 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं या फिर नए चेहरों को उतारा है। जिन विधायकों का टिकट बदला गया है उनमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है और विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान का नाम भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि ऑटो वालों के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार AL द्विवेदी जी जुड़ गए। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है, ऑटो वालों के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर जो ये निर्णय हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है उनके द्वारा और कहीं ना कहीं ऑटो वालों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर ये घोषणा आ सकती है। और दूसरा, जैसे उन्होंने कोचिंग के लिए कहा कि कोचिंग का खर्चा भी सरकार भरेगी और ऑटो वालों को 10 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। देखिए, ये एक ऐसा तबका है जिसके लिए कोई रोजगार का एक साधन नहीं होता है। दिन भर जो एक मजदूर की तरह ऑटो वाला ऑटो चलाता है दिन भर और उसको मुश्किल से कुछ पैसे मिल पाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे समाज का अंग है और अगर इस प्रकार का अगर 10 लाख का इंश्योरेंस उसको मिलता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा मानी जाएगी। दूसरी ओर उनके बच्चों के लिए जिस प्रकार से कोचिंग के लिए बताया गया है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग का खर्चा अगर सरकार उठाती है तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई आमदनी नहीं होती है और वह आत्मनिर्भर ही रहते हैं। तो अगर उसका खर्चा सरकार उठाती है तो निश्चित तौर पर इनके जो बच्चे हैं वह कहीं ना कहीं उच्च पदों पर जाकर के स्थापित होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है आम आदमी पार्टी सरकार की। जैसे आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, कहीं उसी को लेकर तो नहीं, जनता को साधने के लिए 10 लाख का ऑटो वालों के लिए इंश्योरेंस दिया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा? जी, निश्चित तौर पर देखिए, ऑटो वालों का एक तबका जो है वह एक कहीं ना कहीं एक कोर बैंक है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि पूर्व में भी जो चुनाव हुए थे उसमें आपने देखा होगा कि जो ऑटो वाले लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया था और उसके तारतम्य में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार वहां पर सत्ता पर काबिज हुई है। तो निश्चित तौर पर एक ये ऐसा वोट बैंक है जिसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देख रही है। इसीलिए उन्होंने ये ऑटो वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस और कोचिंग का खर्चा और शादी में 1 लाख रुपए का जो एक उन्होंने अनुदान के रूप में जो बोला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो ये घोषणा की गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि ऑटो वालों को इंश्योरेंस दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का, तो क्या जो ये वादे किए जाते हैं वो धरातल पर भी सही साबित होते हैं क्या? देखिए, इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि 100% तो कोई भी सरकार नहीं कर पाती है, लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर ऐसी कोई योजना आती है और सरकार उसका 70 से 80% भी अगर अपने टारगेट को अचीव कर लेती है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा तबका जो ऑटो सेक्टर से आता है, ऑटो चलाते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी पूरे देश में इतने सारे ऑटो चालक हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनका कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी योजना उनके द्वारा नहीं बनाई गई है और निश्चित तौर पर उनको जब स्वास्थ्य का लाभ लेना होता है, शिक्षा का लाभ लेना होता है, तो निश्चित तौर पर एक भारी भरकम राशि उनको, चाहे वह स्वास्थ्य में, चाहे उनके बच्चों के स्कूल एजुकेशन में, शिक्षा में उनको खर्च करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सरकार इस प्रकार की योजना लेकर आ रही है और उसने ऐसी घोषणा करी है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऑटो वालों के लिए एक बहुत अच्छी योजना ये साबित होगी और अन्य राज्य भी इसको देख करके मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में अन्य राज्य भी इस प्रकार की योजना लागू कर सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये ऑटो वालों के लिए एक अच्छी पहल है और अच्छा ऐलान किया है केजरीवाल ने। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले पवित्र कुंभ मेला आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और संजय गौड़ राज्य मंत्री दोनों
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और पवित्र कुंभ मेले के लिए आमंत्रण दिया। आमंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रयागराज में 2025 में पवित्र कुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनव पहल किए हैं। इस आमंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को आमंत्रण भेजा है। कुंभ मेले में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिनव पहल किए हैं। महाकुंभ के निमंत्रण के लिए 2 मंत्री अपनी सरकार का छत्तीसगढ़ भेजे हैं। आज माननीय श्री सुनील शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आए हैं। माननीय श्री संजय गौड़ जी जो राज्य मंत्री हैं वो दोनों आए हैं और दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण लेके यहाँ पर आए हैं। दोनों का स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। उन्होंने निमंत्रण भेजा है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को उनका ये आमंत्रण पत्र है और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और महाकुंभ में शामिल होना ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है और पहले भी हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो विशेष होगा। इसलिए हम सभी लोग वहां पर जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह भी किए हैं कि वहां एक जगह उपलब्ध हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक पंडाल वहां पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के जो भी लोग वहां महाकुंभ में जाएंगे उनके लिए वहां ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रहेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, महाकुंभ की जो तैयारियां है वो काफी तेज हो गई है। साथ ही सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को आमंत्रण दिया है। देखिए करुणा, निश्चित तौर पे 2025 में यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार के 2 मंत्री आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ में और जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और इस महाकुंभ में आने का जो है वो न्योता दिया गया। आपको बता दें कि यूपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं सुनील कुमार शर्मा और जो उनके सहयोगी है राज्य मंत्री हैं संजय गौड़, वो आज सुबह जो है मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री से प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर जो है आमंत्रण जो है किया। इसको जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो है हमारे जो प्रदेश भर के लोग हैं उनको जो है आने का न्योता जो है यूपी सरकार के द्वारा दिया गया है। साथ ही जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है प्रयागराज के कुंभ के किनारे जो है छत्तीसगढ़ को पंडाल देने की जो है वो बात रखी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जाने वाले श्रद्धालु उस पंडाल में रुक सके, वहीं रह सके और खाने की व्यवस्था हो। इसको लेकर जो है आए हुए जो राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनको जो है आग्रह किया है और एक पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाम से जो है लिखा है, जिस पर उन्होंने जिक्र किया है कि प्रयागराज के कुंभ में जो है छत्तीसगढ़ से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उसको जो है पंडाल दिया जाए जिस पर रुकने और खाने की व्यवस्था हो। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं एक बड़ी गर्व की विषय है। छत्तीसगढ़ को एक न्योता जो है यूपी सरकार के द्वारा आया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ये न्योता भेजा है, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है योगी आदित्यनाथ को जो है वो धन्यवाद ज्ञापन सौंपा है। जी, महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जा रहा है और जो तैयारियां है वो काफी तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, देख रहे हैं। तो इस बार के महाकुंभ में क्या कुछ अलग होने वाला है?
देखिए, निश्चित तौर पे जब महाकुंभ जब होता है तो अपने आप में एक अलग ही अंदाज होता है कि पूरे देश में जिस तरीके से प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो जाना जाता है, देश के साथ विदेश में भी इसका नाम फैला हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से यूपी सरकार लगातार जो है महाकुंभ की ओर जो है वो प्रतिबद्ध है और लगातार जो है जिस तरीके से तैयारियां हैं 2025 महाकुंभ को लेकर, ये साफ दिखाई दे रही कि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उसको न्योता दिया जा रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री के साथ वहां के जो लोग हैं उसको भी न्योता दिया जा रहा है और आग्रह किया जा रहा है कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर जो है पहुंचे श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में वहां आए और महाकुंभ का जो है मेला का आनंद ले, श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सके। जी इतना। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रालय में आयोजित इस कैबिनेट में मोहन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। चूंकि 13 दिसंबर को मोहन सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, वहीं 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक को खास माना जा रहा है। स्कूल फीस से लेकर नए नियम लागू करने से लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंजूरी दे सकते हैं। भाजपा जन कल्याण पर्व का आयोजन करने जा रही है। यह भाजपा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मंत्रियों की अपनी जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक की जा रही है और साथ ही कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है आज। अतुल्य, देखिए निश्चित तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभी मंदसौर में है, उसके बाद भोपाल पहुंचेंगे। करीब 6 बजे भोपाल आएंगे, जब 6:30 बजे यहाँ पर कैबिनेट बैठक मंत्रालय में शुरू होगी। आपको बता दें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने, चूंकि 16 जो दिसंबर है उससे शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले आज जन कल्याण पर्व भी मुख्यमंत्री का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो वो भी शुरू होगा। गीता जयंती है, तो तमाम महत्वपूर्ण निर्णय अभी लिए जाने हैं। आपको बता दें जो कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा विधानसभा में, उसमें नगर पालिका नगर परिषद के जो अध्यक्ष है उनको लेकर के नियम पर में बदलाव किया जाएगा। 2/3 बहुमत के साथ और 3 साल की जो अवधि रहती है उसको 2 साल की अवधि को 3 साल किया जाएगा। इसके साथ साथ स्कूल फीस के में बदलाव की भी को लेकर मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट बैठक में। और तमाम बात जो स्कूल फीस है उसमें बदलाव के साथ साथ किस तरह से इसको शैक्षणिक संस्थानों को चलाना, इसको लेकर भी कैबिनेट के दौरान मंजूरी मिल सकती है। और तमाम बातों को देखा जाए तो अनुपूरक बजट 10,000 करोड़ का करीब आना है इस बार शीतकालीन सत्र में। उसके अनुमोदन के लिए भी बैठक में जो मंजूरी मिल सकती है। और इसके साथ साथ ही तो जल जीवन मिशन के तहत ज्यादा राशि जो आंतरिक करनी है या ज्यादा राशि जो देनी है अनुमोदन करना है, उसको लेकर भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। तो तमाम तरह के विषय है जो कैबिनेट में मंजूरी के लिए आज रखे जाएंगे और ये विषय विशेष माने जा रहे हैं कि जो 16 तारीख से शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत होनी है। जी सत्यम, जैसे कि जो सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, साथ ही भाजपा जन कल्याण पर्व का आयोजन करने जा रही है और यह भाजपा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साथ ही मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी इस कैबिनेट बैठक के अंदर। निश्चित तौर पर देखिए जन कल्याण पर्व की शुरुआत हो रही है और 1 साल होने के करीब हो गया है। और जन कल्याण पर्व में कई महत्वपूर्ण कार्य होने, चाहे आप देखिए केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन पूजन करेंगे। इसके साथ साथ ही चंबल, काली सिंध, पार्वती नदी का बात करें या वन मेले का आयोजन किया जाना है। इसके साथ साथ ही जो अन्य जन कल्याणकारी नीतियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की नीतियां हो, उनको किस तरह से क्रियान्वित करना, लोगों को चिन्हित करना है जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ साथ लाभार्थियों को चयनित करने का काम किया जाएगा। नगर परिषद, नगरीय निकायों में और पंचायत स्तर पर भी ये लगातार काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही ये रोटर वाइज जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। तो तमाम बातें हैं और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रियों जो भी प्रभार के मंत्री हैं, हर मंत्री को इसकी जवाबदारी दी जाएगी। अलग अलग जो जन कल्याणकारी पर्व है उसमें मंत्रियों को क्या जवाबदारी दी जाएगी, इस पर भी आज कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है कि कौन सा मंत्री कौन सी जवाबदारी निभाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए ये पर्व बहुत जो 1 साल पूरा हुआ है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, उसके एवज में रखा गया है। और ऐसे में तमाम पूरे मध्य प्रदेश में ये पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और इसमें विशेष बात ये रहती है कि जो जनता रहती है उसके हित से काम किए जाते हैं और 1 साल का जो कार्य किए गए हैं और आगे जो कार्य किए जाने हैं उसको लेकर विशेष तौर पर चर्चा हो रही है। तो
जो बैठक होनी है कैबिनेट बैठक में, आज कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। मैंने पहले बताया कि जो मुद्दे होंगे वो शीतकालीन सत्र के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि बैठक में मुहर लगने के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा से भी उसको पारित कराना होगा। तो कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर आज मुहर लगी। एक मुद्दा और है कि जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसको बदला जा सकता है, यानी कि जो 1,20,000 के करीब जो जमीन के रेट बदले गए हैं, जिसमें से 8 से 9,000 जो जमीन के रेट बदले गए हैं, जो क्षेत्र है उनमें बदलाव किया जा सकता है, और ये दूसरी बार बदलाव किया जा रहा है। तो ऐसे में इसको भी किया जाएगा, इसको भी, इस पर भी चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद कहीं इस पर भी गाइडलाइन तय करने की बात कही जा रही है। तो तमाम मुद्दे हैं जो आज कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे माने जा रहे हैं। जी सत्यम, देखा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, साथ ही जो किसान है वो काफी परेशान है धान खरीदी को लेकर, तो ये मुद्दा भी उठ सकता है। आज शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा निश्चित तौर पर उठ सकता है तरुणा, लेकिन ये बैठक का निर्णय नहीं है, क्योंकि तो कैबिनेट बैठक होती है वो कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाती है। मैंने पहले बताया जो मुहर लगती है वो निर्णयों पर मुहर लगती है कि आगे के समय में क्या कार्य किए जाने। जैसे मैंने कलेक्टर गाइडलाइन का बताया, उसमें बदलाव होगा स्कूल फीस को लेकर के, तो इस बैठक में इन पर मुहर लगेगी। और शीतकालीन सत्र में निश्चित तौर पर जो जिस तरह से कांग्रेस अपना मन बनाकर बैठी है कि कांग्रेस को लेकर के जो कर्ज, करप्शन और जो क्राइम है उसको लेकर के तमाम मुद्दों को बीजेपी को घेरती नजर आएगी, बीजेपी के सरकार को घेरती नजर आएगी। तो सड़क से लेकर के विधानसभा तक प्रदर्शन किया जाएगा। उमंग सरकार जहाँ भी विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी विधानसभा के बाहर भी करते हुए प्रदर्शन। लाखों की संख्या में लोगों को इन्वाइट किया गया है, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को इन्वाइट किया है मध्य प्रदेश की राजधानी में। लेकिन इससे पहले माना यह जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है पहले ही रोक लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ने मन बना लिया है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे गरीब के हो, चाहे अत्याचार को लेकर के हो, क्राइम को लेकर के हो, आदिवासियों पर जिस तरह से कई घटनाएं सामने आई हैं, महिलाओं को लेकर के लगातार क्राइम की घटनाएं देखने को मिली है, उसको लेकर के कांग्रेस निश्चित तौर पर इस पर मुद्दा बनाएगी। हिंदुत्व का भी मुद्दा एक बार उठ सकता है, क्योंकि जो पीडीपी है वो जिस तरह से हिंदुत्व बीमारी का है, हिंदुत्व बीमारी का, उससे कहीं ना कहीं ये मुद्दा और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम बातें शीतकालीन सत्र से पहले भी पूछेंगे और शीतकालीन सत्र के दौरान, विधानसभा सत्र के दौरान भी पूछेंगे, और जमकर हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी सत्यम, ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब देखना होगा कि किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इन 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।